अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत को उम्मीद थी कि ईरान और अमेरिका की डील हो जाएगी, जिससे बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें नीचे आ जाएंगी और हुकूमत फी लीटर पेट्रोल पर 30 रुपए तक का इजाफी टैक्स यानी पेट्रोलियम लेवी लगाने में कामयाब हो जाएगी और इस तरह पेट्रोल और डीजल महंगा भी नहीं होगा, महंगाई भी नहीं होगी और IMF से किए गए वादे के मुताबिक 610 अरब रुपए का पेट्रोलियम लेवी भी इकट्ठा हो जाएगा। मगर अमेरिका और ईरान के दरमियान तो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए और यह भी नहीं पता कि इस हवाले से अगला इजलास कब होगा। मगर दूसरी तरफ सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात तेल के मामले पर आमने सामने आ गए हैं, जिससे तेल की कीमतें कम होने की बजाय बढ़ गई हैं और 2018 के बाद कल पहली दफा हुआ कि $77 फी बैरल की सतह से भी कीमतें ऊपर चली गई। मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब पुराने और रिवायती इत्तेहादी हैं, मगर अब ये दोनों मुमालिक ना सिर्फ प्राइवेट मीटिंग्स में बल्कि मीडिया पर भी एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात इस दफा सऊदी अरब की बात मानने को तैयार नहीं है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात दोनों तेल पैदा करने वाले मुमालिक की तंजीम या ग्रुप ओपेक का हिस्सा है। रूस भी ओपेक प्लस का हिस्सा है। सऊदी अरब की इस ग्रुप में सबसे ज्यादा चलती है, जिसमें 23 मुमालिक हैं। मगर मुत्तहिदा अरब अमारात इस ग्रुप का तीसरा बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क है। ये ग्रुप आमतौर पर अपने इख्तलाफात प्राइवेट मीटिंग्स में हल कर लेता है, मगर अब इख्तलाफात इतने बढ़ गए हैं कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के एनर्जी मिनिस्टर्स ने इतवार को टीवी पर अपने इख्तलाफात का इजहार किया। कहानी यह है कि जब कोरोना के दौरान तेल की डिमांड नीचे चली गई, जिसकी वजह से तेल की कीमतें नीचे गईं, तो तेल पैदा करने वाले मुमालिक के ग्रुप ओपेक प्लस ने तेल की पैदावार कम कर दी। तमाम मुमालिक का कोटा कम किया गया ताकि डिमांड कम होने की वजह से सप्लाई कम करके तेल की कीमतों को मुस्तहकम रखा जा सके। और फिर कोरोना में कमी के साथ साथ वैक्सीन लगने के साथ साथ मईशतें खुली और तेल की कीमतें बढ़ी। तो इन मुमालिक ने आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मीटिंग्स की। मई से जुलाई तक के लिए की सेमाई के लिए 20 लाख बैरल्स योमिया पैदावार में इजाफा किया गया। फिर अगस्त के लिए मीटिंग हुई, जिसमें कोटे की कमी को तो अगले साल तक बरकरार रखने पर इत्तफाक हुआ। साथ ही अगस्त से माहाना रोजाना 4 लाख बैरल इजाफी पैदावार पर इत्तफाक हुआ। मगर मुत्तहिदा अरब अमारात ने इससे इख्तलाफ किया, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात का कहना है कि वो अपनी तेल पैदा करने की सलाहियत में इजाफे के लिए $25 अरब सालाना खर्च कर रहा है और इसे जो 32 लाख बैरल्स रोजाना तेल पैदा करने का कोटा दिया जा रहा है, वो इससे बहुत ज्यादा तेल पैदा करने की सलाहियत रखता है। इसलिए उसका कोटा 38 लाख बैरल्स रोजाना किया जाए, क्योंकि इसके तेल के पैदा करने की 1/3 सलाहियत इस्तेमाल ही नहीं हो रही है और वो दूसरे ओपेक मुमालिक के मुकाबले में ज्यादा बड़ी कुर्बानी दे रहा है। जबकि सऊदी अरब का दावा है कि वो तो मुत्तहिदा अरब अमारात के मुकाबले में सालों से अपनी तेल पैदा करने की सलाहियत से कम तेल मार्केट में बेचता रहा है। यानी कोरोना की वजह से कीमतों को मजीद गिरने से बचाने के लिए तमाम तेल बेचने वाले मुमालिक ने कोटे के मुताबिक अपनी अपनी पैदावार कम की। अब डिमांड बढ़ गई है, कीमतें भी बढ़ गई हैं। मगर सऊदी अरब चाहता है कि अगस्त में 4 लाख बैरल्स योमिया से तेल की पैदावार बढ़ाई जाए, मगर जो पैदावार में कटौती की गई थी उसका सिलसिला जारी रखा जाए, क्योंकि कोरोना का खतरा अब भी मौजूद है और पैदावार मजीद बढ़ाने से कीमतें फिर क्रैश करने का खदशा है। मगर दूसरी तरफ दुनिया भर में वैक्सीनेशन होने, मईशतें बहाल होने और अमरीका में छुट्टियों का सीजन की वजह से तेल की डिमांड बढ़ गई है और खदशा है कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में इत्तफाक ना हुआ तो कहीं तेल की कीमतें $90 फी बैरल की सतह तक ना चली जाएं। ऐसे में अमरीकी सदर बाइडेन की इंतजामिया ने ओपेक मुमालिक से जल्द अज जल्द किसी कॉम्प्रोमाइज़ पर पहुंचने पर जोर दिया है, जबकि ईरान भी इस मामले में कूद चुका है और ईरान की तरफ से ये ऑफर आई है कि वो फौरी तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा तेल मार्केट में लाने के लिए तैयार है। मगर शर्त यह है कि अमरीका अपनी पाबंदियाँ हटाए। ईरान से पाबंदियाँ हटाने के लिए वियना में मुज़ाकरात हुए, मगर कामयाब ना हो सके और इन मुज़ाकरात का 7वां राउंड कब होगा उसका पता नहीं है। इसलिए सारी दुनिया की नजरें 23 मुमालिक के ओपेक प्लस इत्तेहाद पर हैं कि वो अपने इख्तलाफात ख़त्म करके जल्द अज जल्द नतीजे पर पहुंचे, क्योंकि अगर कीमतें इस सतह पर रहती हैं तब भी मसाइल होंगे और अगर $90 फी बैरल तक चली गई तो और मसाइल होंगे। यानी $70 फी बैरल से ऊपर भी मसाइल हैं, मगर 90 पर बढ़ जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में पहले ही दरामदाद जून के महीने में $6.3 अरब पर थी। महंगाई जो पहले ही 10% के करीब है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे से इन दोनों एशारियों में खतरनाक हद तक इजाफा हो जाएगा। ऊपर से हुकूमत IMF से 25 से 30 रुपए फी लीटर इजाफे का अलग वादा कर चुकी है, क्योंकि 610 अरब रुपए PDL जमा करना है, जिसके लिए इजाफा करना होगा। यानी बैनुल अक़वामी मार्केट में कीमतें मजीद बढ़ी तो लोकल मार्केट में इजाफा वैसे ही होगा और IMF से किए गए वादे के तहत 25 से 30 रुपए फी लीटर इजाफे का प्रेशर अलग होगा, जिससे महंगाई में मजीद इजाफे का खदशा है। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों का मवाजना खित्ते के दीगर मुमालिक से करके बता रही है कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें खित्ते के दीगर मुमालिक के मुकाबले में कम हैं और इस वक्त खाने पीने की अशिया में महंगाई सारी दुनिया में महंगाई की वजह से है। ये बेहुकूमत का दावा है। मगर मसला ये है कि जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है उस वक्त से पाकिस्तान में महंगाई खित्ते के मुमालिक से बहुत ज़्यादा है और ये हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मसला है।
खासतौर पर फूड इन्फ्लेशन यानी खाने पीने की अशिया में महंगाई। हम आपके सामने खित्ते के दीगर ममालिक से खाने पीने की चीज़ों की महंगाई का मवाजना रखते हैं। रवा साल जनवरी में जब पाकिस्तान में फूड इन्फ्लेशन 6.6% थी तो उस वक्त भारत में 1.89% और बांग्लादेश में 5.2% थी। फिर उसके बाद फरवरी में पाकिस्तान में फूड इन्फ्लेशन मजीद बढ़कर 9.3% हो गई, जबकि भारत में 3.83% और बांग्लादेश में 5.4% हो गई। फिर रवा साल मार्च में पाकिस्तान में फूड इन्फ्लेशन मजीद बढ़कर डबल डिजिट में चली गई और 11.5% हो गई, जबकि भारत में 4.94% और बांग्लादेश में 5.5% थी। फिर उसके बाद अप्रैल में पाकिस्तान में फूड इन्फ्लेशन मजीद बढ़कर 15.9% पर चली गई, जबकि भारत में मार्च के मुकाबले में फूड इन्फ्लेशन कम होकर सिर्फ 2.02% हो गई, जबकि बांग्लादेश में 5.6% थी। यानी भारत और बांग्लादेश का पाकिस्तान से फर्क बढ़ता चला गया। फिर मई में पाकिस्तान में फूड इन्फ्लेशन मजीद बढ़कर 16.2% हो गई तो भारत में 5% और बांग्लादेश में 4.9% थी। यानी पाकिस्तान में खाने पीने की अशिया की महंगाई भारत और बांग्लादेश से 3 गुना से भी ज़्यादा हो गई। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में पिछले साल महंगाई इन ममालिक से कम थी, इसलिए बेस कम होने की वजह से इस साल महंगाई ज़्यादा है। 2020 में इन ममालिक से फूड इन्फ्लेशन का मवाजना आपके सामने रखते हैं। गुज़िश्ता साल जनवरी में पाकिस्तान में रिकॉर्ड 2020 के जनवरी में 23.6% की फूड इन्फ्लेशन थी, जबकि भारत में 13.6% और बांग्लादेश में 5.1% थी। फिर फरवरी में 18.3% हो गई, जबकि भारत में फूड इन्फ्लेशन 10.81% और बांग्लादेश में 5% थी। यानी पाकिस्तान में 2020 में भी महंगाई इन दोनों ममालिक से पिछले साल में ज़्यादा ही थी। फिर आप अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पूरे 2020 में कोई एक महीना ऐसा नहीं है कि जिसमें खाने पीने की अशिया में महंगाई बांग्लादेश और भारत में पाकिस्तान से ज़्यादा रही हो। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में महंगाई अवाम के लिए सबसे बड़ा मसला रहा है। तमाम सर्वेज ये वादे कर रहे हैं कि महंगाई से अवाम शदीद परेशान है। वज़ीर आज़म खुद भी महंगाई का एतराफ़ करते हैं, उसे कंट्रोल करने का वादा भी करते हैं, दावा भी करते हैं, मगर हुकूमत के बार बार के दावों और वादों के बावजूद महंगाई ख़त्म करने में नाकामी नज़र आ रही है और उसके असरात अवाम पर नज़र आ रहे हैं। कश्फ फाउंडेशन के हालिया सर्वे और रिसर्च के मुताबिक एक लो इनकम घराने की अप्रैल 2020 से अप्रैल 2021 तक की आमदनी में 17% की कमी आई है, मगर इसी घराने की खाने पीने की अशिया पर खर्चे में 25% का इजाफा देखा गया है। आमदनी में कमी और महंगाई में इजाफे की वजह से एक औसत कमाई वाला घर जो मार्च 2020 में अपनी कमाई का 30% खाने पीने पर खर्च करता था, वो अप्रैल 2021 में 46% सिर्फ खाने पीने पर खर्च करता है। यानी आमदनी का 46% सिर्फ खाने पीने पर निकल जाता है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा की 29 दिसंबर 2020 को छपी तहकीक के मुताबिक 2018 के बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत में महंगाई ज़्यादा होने और आमदनी ना बढ़ने की वजह से एक मजदूर की हकीकी आमदनी में इजाफे के बजाय 8% तक की कमी देखी गई है। यानी एक मजदूर की क़ुव्वत ख़रीद जिसमें 2008 से 2018 के दरमियान 10 सालों में इजाफा होता रहा, वो 2018 के बाद बुरी तरह मुतासिर हुई है। ऐसी ही एक तहकीक अखबार बिजनेस रिकॉर्डर में छाया हुई थी और ये तहकीक भी इसी सूरत हाल की अक्कासी करती है, जिसके मुताबिक रोज़ाना दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर की हकीकी आमदनी जांचने के लिए आटा, दाल और चाय की कीमतों में इजाफे से मवाजना किया जाता है, क्योंकि आमतौर पर मजदूर आटा, दाल और चाय को दिन में एक बार खुराक के तौर पर लेता है। और तहरीक इंसाफ के इब्तिदाई 32 महीनों में इन 3 अशिया में महंगाई एक मजदूर की आमदनी से कहीं ज़्यादा रही है, जबकि नून लीग के दौर में सूरत हाल बिल्कुल उलट थी और नून लीग के शुरू के 32 महीनों में एक मजदूर की आमदनी में महंगाई के मुकाबले में ज़्यादा इजाफा हुआ था। यही वजह है कि एक आम मजदूर के लिए आज 2 वक्त का खाना 2018 के मुकाबले में ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और अब बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, बिजली की कीमतों में इजाफे का खदशा है, तो सूरत हाल कहाँ जाएगी और मईशत की क्या सूरत हाल है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना और माहिर मईशत डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद है। पाशा साहब बहुत शुक्रिया। पाशा साहब, हुकूमत को तवक्को थी कि कीमतें नीचे जाएंगी तो हम अपना PDL बढ़ा लेंगे, 610 अरब रुपए इकट्ठा कर लेंगे, महंगाई भी नहीं होगी। अब तो कीमतें उल्टा बढ़ गई हैं, अब भी $74-75 फी बैरल के लेवल पर हैं, कल $77 फी बैरल टच किया। तो एक तो ये वैसे ही इजाफा करना पड़ेगा, दूसरा अगर IMF की कंडीशन मीट करनी है तो 25 से 30 रुपए और इजाफा होगा। तो ये क्या महंगाई का बहुत प्रेशर आने का खदशा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये जरा परेशान कुन बात है कि ओपेक में आपस में एग्रीमेंट नहीं हुआ। देखिए, दुनिया में जब रिकवरी का प्रोसेस चल पड़ा है तो जो तेल का जो डिमांड है उसमें इजाफा हो रहा है। तो अब ओपेक को यह तय करना चाहिए था कि हम कितना अपना सप्लाई में कुछ इजाफा करें, जो कोटाज हैं उनको बढ़ाएं। उस पर बातचीत में कामयाबी नहीं हो पाई और उसके बाद आपने देखा कि फौरन आपके तेल की कीमत जो है वो $77 फी बैरल पे चली गई है। और अब सितंबर का महीना है जबकि IMF का 6ठा रिव्यू है
और उसके लिए हमें ये साबित करना है कि पहले क्वार्टर में माशाल्लाह पाकिस्तान के बजट की पोजीशन अच्छी रही है और हम जिसे कहते हैं प्राइमरी सरप्लस हमने जनरेट किया है। अच्छा, उस प्राइमरी सरप्लस को जनरेट करने के लिए आपको यकीनन पेट्रोलियम लेवी में जो आपने 610 अरब रखे हैं, तकरीबन 150 अरब आपको पहले क्वार्टर में हासिल करना है। इसलिए हुकूमत के लिए बहुत बड़ा मुश्किल काम होगा ये, मगर अगर आपको सरप्लस जनरेट करना है तो सारे टैक्सेस के इजाफा जो रेवेन्यूज का टारगेट रखा है वो आपको करना ही पड़ेगा। तो लिहाजा आप ठीक कह रहे हैं कि ये बड़ी परेशान कुन सिचुएशन है और खुदा न खास्ता अफरात ज़र में कहीं और इजाफा ना होता शुरू हो जाए। और साहब, इससे दूसरी तरफ कितना प्रेशर होगा एक्सटर्नल सेक्टर पर? जून के महीने में पहले ही दरामदाद पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा 6.3 अरब डॉलर्स की रही हैं। अब तेल महंगा हो, LNG भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। हुकूमत कहती है गंदम की बम्पर क्रॉप हुई है, मगर दरामद करने जा रहे हैं। कहते हैं कि गन्ने की दूसरी बम्पर क्रॉप हुई है, मगर दरामद करने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान का इम्पोर्ट बिल कितना बड़ा होगा और करंट अकाउंट डेफिसिट के क्या दोबारा खतरात आपको मंडलाते नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल नजर आ रहे हैं। और जो 6.3 अरब डॉलर के लगभग आपकी इंपोर्ट हुई जून के महीने में, वो तारीख का सबसे बड़ा इंपोर्ट लेवल है और उससे भी ज्यादा है। जबकि 2017 में 18 में आपको याद होगा हमारा करंट अकाउंट तकरीबन 20 अरब डॉलर तक चले गया था। उस वक्त आपकी इंपोर्ट के लेवल 5.5 और 6 के बीच में थी। अब ये 6 के ऊपर जा चुका है और इसमें जो परेशान कुन बात यह है कि आपके तकरीबन हर आइटम जो मेजर आइटम है उसकी कीमतों में इजाफा होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सबसे नुमाया तो तेल की कीमत है और दूसरी तरफ अगर इकॉनमी में कुछ तेज रफ्तारी आती है जिसकी हम उम्मीद करते हैं, तो उसके नतीजे में हमारे यहाँ ऐसा होता है कि इंपोर्ट में बड़ी तेजी से इजाफा हो जाता है। और अगर आपका शरह नमू 4.8% आप हासिल करने की कोशिश करेंगे तो ये खतरा जरूर मौजूद है कि जो वॉल्यूम है दरामद की उसमें भी इजाफा होगा। तो दोनों चीजें हो सकती हैं, कीमत में इजाफा, वॉल्यूम में इजाफा। तो खतरा ये है कि ये 6 अरब डॉलर के एवरेज तक पहुंच सकता है और उसके नतीजे में आपका तिजारती खसारा जो है वो 35 अरब डॉलर से ज्यादा हो सकता है। तो ये वाकई परेशान कुन बात जरूर है। मतलब अगर इतना बड़ा खसारा होता है तो उस सूरत में जो रुपया है पहले वो प्रेशर में नज़र आ रहा है, और जब रुपया प्रेशर में आता है तो पाकिस्तान में क्योंकि इंपोर्ट्स इतनी हो रही हैं तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, फिर उसका प्रेशर आ जाता है, फिर पाकिस्तान उसी साइकिल में चला जाता है। तो जो हुकूमत कहती है सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ हम जा रहे हैं, आपको प्रेशर्स दिख रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशनरी भी हो सकते हैं आगे जाके दोबारा? मुझे इसकी भी परेशानी कुछ जरूर है। देखिए, रुपए जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गिर गिर के अब 159 के नीचे जा चुका है। अब उसके नतीजे में होता यह है कि आपके जो कीमतें हैं हमारे मुल्क के अंदर उनमें इजाफा होना शुरू हो जाता है। उसके ऊपर जब डॉलर की कीमतें में भी इजाफा हो रहा है तो जिसे कहते हैं ना, 2 गुना डबल वैमी आप पर पड़ते हैं। मगर अब ये सोचना यह है कि आपको अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है और अगर आप उनको बढ़ा नहीं पाए तो तिजारती खसारा बहुत बढ़ जाएगा। तो उसके लिए रुपए की कदर मुनासिब होनी चाहिए। अच्छा, मगर फिर इतने बड़े तिजारती खसारे के साथ IMF के प्रोग्राम में रहना बहुत ज़्यादा लाजमी होगा, जिसके लिए IMF की कंडीशंस मानना बड़ा लाजमी होगा। तो बड़ा खदशा है कि फिर इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आ सकते हैं, हुकूमत को बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़े, PDL के लिए कीमतें बढ़ानी पड़े। देखिए, लग ये रहा है कि हुकूमत ने आहिस्ता आहिस्ता ये तय कर लिया है कि हमें IMF प्रोग्राम में रहना है। और फिर आप देखिएगा सबसे बड़ा टेस्ट ये होगा कि पेट्रोलियम लेवी का रेट बढ़ाते हैं या नहीं। ये तो हर 2 हफ्ते हम सेट करते हैं तेल की कीमत। अब ये देखना है कि हुकूमत क्या करती है। और मेरा तो जो ख्याल है कि हुकूमत पर अगले 3 महीने बहुत प्रेशर रहेगा, इसलिए कि जो आपका छठा रिव्यू के जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है और टारगेट्स जो हैं बड़े सख्त हैं और उन्हें हासिल करने के लिए बहुत सी चीजें करनी पड़ेगी।
हुकूमत को। और इस वक्त हालात आप देखिए कि रीजनली भी बड़े परेशान कुन हैं, टेररिज्म का भी खतरा है, तो लिहाजा हुकूमत को हर फ्रंट पे बहुत ही तवज्जो और मेहनत से काम करना पड़ेगा ताकि हमारे माशी हालात, सिक्योरिटी के हालात वगैरह सब कायम रहें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज पाशा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। मरियम नवाज साहिबा ने आज कुछ अहम इशूज़ पर बात की है, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज एक वक्फे के बाद दोबारा मंजर आम पर आई हैं। किसी भी डील, शहबाज शरीफ के साथ ताल्लुकात और पीडीएम के मुस्तकबिल पर बात की है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने डील के सवाल पर कहा कि क्यों डील होगी और किसके साथ होगी। इतनी कुर्बानियां देने के बाद क्या हम पागल हैं कि उनके साथ डील कर लेंगे जिनके खिलाफ जिद्दोजहद की है। आप लोग हर बात में डील निकाल के ले आते हैं, तो ये तो मेरा ख्याल है नामुनासिब सवाल है। क्यों डील होगी भाई और किसके साथ होगी? इतनी सारी कुर्बानियां देने के बाद, इतनी जिद्दोजहद करने के बाद क्या हम पागल हैं कि किसी दिन खड़े होकर डील कर लेंगे उन्हीं लोगों के साथ जिनके खिलाफ हमारी जिद्दोजहद है। शहबाज शरीफ से मुतालिक सवाल हुआ तो मरियम नवाज ने कहा कि जहां शहबाज शरीफ होते हैं वहां हमारी जरूरत नहीं होती। मुझे आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की जिम्मेदारी दी गई है। पीडीएम के सवात के जलसे के बारे में सवाल किया, इसमें मेरी नुमाइंदगी भी और पूरी पीएमएलएन की नुमाइंदगी हमारे प्रेसिडेंट जनाब शहबाज शरीफ साहब ने की, और जहां वो प्रेजेंट होते हैं वहां हमारी ज़रूरत नहीं होती। नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने मुझे एजेके के कैंपेन की जिम्मेदारी दी है और मैं उसकी प्रेपरेशन कर रही थी, तो हमारी नुमाइंदगी उस जलसे में भरपूर शहबाज शरीफ साहब ने की है। मौलाना फजलुर रहमान फिर हुकूमत के जाने की तारीखें दे रहे हैं, मगर जब मरियम नवाज से सवाल हुआ तो उन्होंने कोई तारीख देने से गुरेज किया। बस इतना कहा कि अब ये हुकूमत जाएगी तो दोबारा नहीं आएगी। अल्लाह ताला को पता है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत जब जाएगी दोबारा नहीं आएगी। मुल्क के सियासी मंजरनामे से मुतालिक सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार सुहेल वड़ाइच ने रोजनामा जंग में अपने कॉलम में लिखा है कि कोई हादसा ना हुआ तो सियासत का हदफ अब अगले इंतखाबात हैं। मुआशी अशारियों में बेहतरी के बाद से इमरान खान और तहरीक इंसाफ को ये उम्मीद हो चली है कि वो अगला इलेक्शन जीत जाएंगे। अगर इस वक्त के ज़मीनी सूरत हाल का जायज़ा लें तो सूबा पंजाब में नून लीग और पीटीआई का आमना सामना होगा। अगर इंतखाबात से पहले तोड़ फोड़ और मुदाखलत नहीं होती तो फिर ताहाल नून लीग का पल्ला भारी नजर आता है। ताहम पीटीआई भी दो पार्टी निज़ाम के तहत 2018 की निस्बत पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है और हर जगह पहले से ज़्यादा वोट लेगी। ये भी देखना होगा कि इंतखाबी घोड़ों में से किस तरह की हवा चलती है और किस तरह के इशारे मिलते हैं। साफ बात है कि अगर नून लीग को बारी नहीं मिलनी तो अगले इंतखाबात से पहले नून लीग के अंदर धड़े बंदियां वाजे करने की कोशिश की जाएगी। अगर पीटीआई को दोबारा बारी नहीं देनी है तो फिर पीटीआई के अंदर से तरीन ग्रुप के बाद एक और बड़ा धड़ा रूनुमा होगा जो बिलाखिर अपनी सफ़ें अलग कर लेगा। इस पर बात करेंगे खुद सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ बोलने। वड़ाइच साहब बहुत शुक्रिया। वड़ाइच साहब, आज मरियम नवाज साहिबा ने भी बात की है, डील का कहा कि जिनसे हमने ये सब कुछ कुर्बानियाँ दी हैं जिनके लिए, उनसे डील कर लेंगे। ज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब की लाइन बिल्कुल अलग है। क्या है पार्टी के अंदर बयानिया? शहबाज शरीफ साहब जो कर रहे हैं वो नवाज शरीफ साहब की मर्जी से कर रहे हैं या फिर मरियम नवाज का बयान है? क्या हो रहा है? मेरा ख्याल है कि दोनों एक दूसरे की मर्ज़ी से चलते हैं। मेरी तो बड़ी देर से ये व्यू है, क्योंकि अगर नवाज़ शरीफ मना कर दें शहबाज शरीफ को तो शहबाज शरीफ ऐसी बातें ना करें। उनको सूट करता है दो रास्ते, मंजिल एक है, हदफ एक है कि आपने सियासत में कामयाबी हासिल करनी है, तो उसके लिए दो रास्ते हैं, एक मफाहमाना रास्ता है, मुखासमाना रास्ता है। तो वो देखते हैं कि क्या इस वक्त सूट करता है। अगर उन पर ज़्यादा दबाव पड़ रहा है तो मुखासमत पर उतर आते हैं, अगर वो समझते हैं सॉरी डील मिल गई है तो मुफाहमत के रास्ते पे आ जाते हैं। तो दोनों रास्ते मेरा ख्याल है उनके सोचे समझे रास्ते हैं और दोनों भाई इन रास्तों पर चलते हैं और नवाज शरीफ की मर्ज़ी होती है, इसीलिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट शहबाज शरीफ को बनाया, इसीलिए मुस्लिम लीग नून का प्रेसिडेंट जो है वो शहबाज शरीफ साहब हैं। तो ये सारा कुछ उनकी मर्ज़ी से हो रहा है ना, और इसलिए जो बयानियाँ है मुफाहमाना ये भी उनकी मर्ज़ी से है। और भाई साहब, आप अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि अगर फ्री फॉर ऑल सियासत का माहौल हुआ तो फिर सूरत हाल मरियम नवाज के फेवर में हो सकती है, या तो आपको लगता है कि फ्री फॉर ऑल सियासत का माहौल बन जाएगा? जो कुछ पीडीएम ने कैंपेन की है 2023 का इलेक्शन फ्री फॉर ऑल होगा, फ्री एंड फेयर होगा, या फिर कंट्रोल्ड ही होगा? देखिए, इस वक्त तक तो ऐसे लगता है कि अब शायद फ्री फॉर ऑल इलेक्शन जो है वो दूर दूर तक नहीं होंगे, लेकिन सोचना तो चाहिए ना कि
काश फ्री फॉर ऑल इलेक्शन हो, और कभी कभी हो जाते हैं, जैसे 88 का हो गया, 97 का हो गया, कुछ इलेक्शन ऐसे हुए हैं जिस वक्त फ़ौजी क़यादत और जो मुल्क की क़यादत होती है वो सोचती है कि नहीं फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल में ज़ाहिर है फिर मुस्लिम लीग नून को बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा। अच्छा, और अगर कंट्रोल्ड ही होते नज़र आते हैं तो फिर उसमें शहबाज शरीफ का बयानिया बेहतर है नून लीग के लिए अगले इलेक्शन में, अगर उन्हें जाना है कि शहबाज शरीफ ही लीड करें और अपने बयानी के साथ लीड करें, क्योंकि आप जो धड़ेबंदी का इशारा कर रहे हैं कि वो तहरीक इंसाफ में भी हो सकती है और नून लीग में भी हो सकती है, जो आज तक तो नहीं हुई मगर इलेक्शन से पहले हो सकती है, तो कंट्रोल्ड हुए तो फिर धड़ेबंदी का ज़्यादा खतरा होगा, तो शहबाज शरीफ बेहतर है। ये दुरुस्त है कि अगर तो कंट्रोल्ड इलेक्शन होने हैं तो फिर तो उम्मीदवार भी शहबाज शरीफ होंगे वज़ीर आज़म के, और वही सियासत करेंगे। और अगर कोई सियासत के अंदर तब्दीली आई, थोड़ी फ्रीडम मिली, थोड़ी न्यूट्रल हालात हुए, तो शायद फिर मियाँ साहब जो हैं वो दूसरा जो वार है वो करें, जिसमें मुखासमाना सियासत होगी, जारहाना रवैया होगा, मरियम को आगे लाएंगे, फिर शायद कुछ ऐसी गेम करेंगे। भाई साहब, ये जो एक इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट का बयानिया था अपोजिशन का, आपके ख्याल में उसमें कम से कम वजन कम हुआ है कि जो हुकूमत की हालिया कारकर्दगी है उसके जो नंबर सामने आए हैं उसके बाद, या वो बयानिया अभी तक अगर अपोजिशन सड़कों पर रहती है तो उसमें दम होगा? मेरा ख्याल है कि उसमें काफ़ी कमी आई है। उसकी वजह यह है कि मुआशी इशारे दिखाने से, बेहतरी उनमें दिखाने से साफ लगा है कि कुछ ना कुछ तो बेहतरी आई है। हाँ, ये अलग बात है कि गवर्नेंस के इशू उसी तरह हैं, पंजाब के इशूज़ उसी तरह हैं, KPK के इश्यूज़ उसी तरह हैं, तो बहुत सारे अनरिजॉल्व अनसॉल्व क्वेश्चन हैं जिन पर सवाल तो उठ सकता है। लेकिन कम अज़ कम मईशत की हद तक, ज़री मईशत बम्पर क्रॉप आई है, उसने मईशत के बारे में जो लोगों के अंदाजे थे उनको गलत करार दिया और तहरीक इंसाफ को इसका सियासी फ़ायदा हुआ है। मतलब अभी तक PDM को या फिर अपोजिशन को ये उम्मीद है कि जैसे ये दिसंबर गुजरेगा तो उसके बाद इलेक्शन का माहौल बन जाएगा और शायद 2023 में इलेक्शन नहीं होगा, पहले हो जाएगा, मगर आपको लग रहा है क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत चाहेगी कि हम आखिर तक हुकूमत करें, डिलीवरी और ज़्यादा बेहतर कर दें, या उससे पहले इलेक्शन हो सकते हैं? देखिए, ये तो अब 1 साल पहले इलेक्शन होना तो कोई इतना अजूबे की बात भी नहीं होती, इतनी हैरतनाक बात होती, लेकिन ज़ाहिर है PTI चाहेगी कि वो अपने 5 साल पूरे करे और आखिरी दिन तक हुकूमत करे। और हमारी पिछली जो हुकूमतें हैं उनका अगर हम देखें क्रोनोलॉजी तो तकरीबन सारी हुकूमतों को 5 साल पूरे कराए गए हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इसको भी उधर ही ले जाया जा रहा है। हाँ, एक चीज़ सिर्फ हो सकती है शाहजेब साहब, कोई इवेंट्स हो जाएँ, इवेंट्स पे फिर कंट्रोल नहीं होता। कुछ ऐसा इवेंट हो जाए जिसमें एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान में क्रैक्स आ जाएं, जिसमें कोई मुल्क को कोई दरपेश सूरत हाल ऐसी हो जाए, अफ़गानिस्तान की वजह से कुछ ऐसा हो जाए, तो उसकी वजह से डेफिनेटली जो है वो फिर हालात में तब्दीली आ सकती है, वगरना स्मूथली तो 5 साल मेरा ख्याल हुकूमत पूरी करेगी। और भाई साहब, जो जहाँ बात होती है कि जी अपोजिशन का एक बयानिया था कि इस हुकूमत में सलाहियत नहीं है, वो अगर कमज़ोर हुआ है तो इस हुकूमत का बयानिया था जिससे तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई कि जी करप्शन ने लूट खाया है मुल्क को और ये लोग बड़े करप्ट थे। अब कुछ साबित तो अभी तक नहीं हुआ, सब जमानत पर रिहा भी हो गए, मगर वज़ीर आज़म फिर दोहरा रहे हैं करप्शन के बयानिए को, फिर हुकूमत दोहरा रही है। आपके ख्याल में अगले इलेक्शन में भी उसमें वजन होगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि करप्शन के बयानिए में अब दम खम रह गया है। हुकूमत का अब ये बयानिया कि भाई वो भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मेरा ख्याल है इसमें दम है। और डेफिनेटली ये जब उन्होंने लीड ली है, इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, ज़री मईशत की बात की है, इकानमी की बात की है, इसको लोगों ने गौर से सुना है। मेरा नहीं ख्याल कि अब करप्शन वाले मामले को लोग गौर से सुनते हैं। ये ढोल पीटते पीटते इतना पुराना हो चुका है इसका साज कि मेरा नहीं ख्याल कि अब लोगों की इसमें दिलचस्पी है। बहुत शुक्रिया सर, भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक और हम पर बात करेंगे। अफगानिस्तान से अमरीकी और नेटो फोर्सेस की वापसी का अमल तेजी से जारी है। अमरीकी फोर्सेस की जानिब से बगराम एयरबेस खाली करने के बाद अब अफगान फोर्सेस ने बेस का बाकायदा चार्ज संभाल दिया है, जहां गुज़िश्ता रोज सहाफ़ियों को बेस का दौरा करने की इजाज़त दी गई। बगराम एयरबेस का अफगानिस्तान में 20 साल जंग में सबसे अहम किरदार रहा है और अब 20 साल बाद अमरीकी अफवाज की जानिब से उसे खाली करने के बाद अफगान फोर्सेस इस बेस का जायजा ले रहे हैं ताकि उसे आने वाले अरसे में इंसदादी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल में लाया जा सके। अमरीकी फ़ौज ने रात की तारीकी में बगराम का हवाई अड्डा खाली किया। सिर्फ यही नहीं, अमरीकी अफवाज की रवानगी के वक्त हवाई अड्डे की बिजली भी काट दी गई थी और पूरा बेस अंधेरे में डूबा हुआ था, जबकि अफगान फोर्सेस को अमरीकी फ़ौज की रवानगी का इल्म भी अगले रोज़ सुबह को हुआ। एयरबेस का चार्ज संभालने वाले अफगान कमांडर जनरल असदुल्ला कोहिस्तानी का कहना है
कि हमने अमरीकियों की जानिब से बगराम छोड़ने की अफवाह तो सुनी थी, लेकिन सुबह 7 बजे के करीब हमें पता चला कि वो बगराम एयरबेस छोड़कर चले गए। सिर्फ यही नहीं, अमरीकी अफवाज बगराम एयरबेस में बगैर चाबियों के हज़ारों की तादाद में सिविलियन गाड़ियाँ और सैकड़ों की तादाद में बख्तरबंद गाड़ियाँ भी छोड़कर गए हैं, और जो साजो सामान अफगान फोर्सेस के हवाले नहीं करना चाहते थे उसे वो जाने से पहले तबाह भी करके गए हैं, और बहुत सारा सामान अफगान फोर्सेस के कंट्रोल में आने से पहले लुटेरों के कब्जे में आ गया। एयरबेस की सिक्योरिटी पर मामूर एक गार्ड का खबर रसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस से बात करते हुए कहना था कि अमरीकी अफवाज के बेस छोड़ने के तकरीबन 20 मिनट बाद ही पूरी बेस की बिजली बंद कर दी गई थी, जिससे लुटेरों को बेस की खिड़कियां तोड़कर अंदर आने का मौका मिला, और उन्होंने अफगान अफवाज के आने से पहले हर बैरक और हर बिल्डिंग से लूट मार की। एक तरफ जहां बगराम एयरबेस में छोड़े गए सामान की चोरी की खबरें सामने आई हैं, वहीं मुख्तलिफ अफगान सूबों में अमरीकी जंगी साजो सामान तालिबान के कब्जे में भी आ रहा है। इससे खदशात पैदा हो रहे हैं कि जिस तरीके से फौजी गाड़ियाँ तालिबान के कब्जे में आ रही हैं, अगर वो उन्हें चलाने के लिए ईंधन का इंतजाम कर लें तो वो अफगानिस्तान भर में अपनी ऑपरेशनल नकलो हरकत को मुमकिन बना सकते हैं। तालिबान के बढ़ते हुए कंट्रोल और फौजी साजो सामान के कब्जे के हवाले से अमरीकी सहाफती इदारे CNN ने एक रिपोर्ट बनाई है। जैसे जैसे अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान छोड़ रही हैं, वैसे ही तालिबान का मुख्तलिफ अजला पर कंट्रोल भी बढ़ रहा है। इतवार को तालिबान ने अफगानिस्तान के जनूबी सूबे कंधार के एक और इलाके पर कब्जा कर लिया, जबकि तालिबान का कहना है कि मुल्क के तकरीबन 400 अजला में से 1/4 हिस्से पर उनका कंट्रोल है। सिर्फ यही नहीं, तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान के शुमाली इलाकों तक फैल गया है, जो इससे पहले अमरीकी अफवाज के कंट्रोल में थे। और गुज़िश्ता हफ्ते तालिबान की जानिब से अफगान ताजिकिस्तान बॉर्डर पर भी कब्जा कर लिया गया था, जिसके बाद बॉर्डर पर मामूर अफगान फोर्सेस ताजिकिस्तान में पनाह लेने पर मजबूर हो गए थे। एक सीनियर अफगान अफसर का रॉयटर्स से बात करते हुए कहना था कि तालिबान ने तमाम सड़कें बंद कर दी थी और फोर्सेस के पास बॉर्डर क्रॉस करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। गुज़िश्ता 3 दिनों में तकरीबन 1600 अफगान फौजी ताजिकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके वहां पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं, और नतीजतन ये अफगान फौजी इस हालिया जंग के पहले मुहाजिरीन बन गए हैं। शुमाली अफगानिस्तान में तालिबान अपने कदम बढ़ा रहे हैं, जबकि अफगान शहरी खुद अपने दिफा के लिए असलहे के साथ सड़कों पर गश्त कर रहे हैं, और अफगान हुक्काम की भी इस हवाले से मुज़ाहमत जारी है। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते असर रसूख के पेश नज़र अफगान शहरी और वहाँ मौजूद मुख्तलिफ मुल्कों का सिफारती अमला भी खुद को गैर महफूज महसूस कर रहा है। अफगान शहरी मुल्क छोड़ने का सोच रहे हैं, जिसकी वजह से काबुल के पासपोर्ट ऑफिस पर शहरियों का रश बढ़ गया है, जबकि बाज़ अफगान शहरियों ने अपनी हिफाजत के लिए तालिबान के खिलाफ असलहा भी उठा लिया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने मई में ही अफगानिस्तान में अपना सिफारत खाना बंद कर दिया था, जबकि बेल्जियम ने रवा हफ्ते अपना सिफारत खाना बंद कर दिया है। फ्रांस ने भी अपना सिफारत खाना तकरीबन बंद कर दिया है, जबकि चीन और बरतानिया भी इस हवाले से सिक्योरिटी खदशात रखते हैं। दूसरी जानिब अमरीका का कहना है कि वो सिफारती अमले की सिक्योरिटी के लिए अफगानिस्तान में कुछ फोर्सेस की तैनाती बरकरार रखेगा, जिस पर रद्दअमल देते हुए अफगान तालिबान ने खबरदार किया है कि इनखला के मुकम्मल होने के बाद कोई गैर मुल्की अफवाज, जिनमें फौजी कॉन्ट्रैक्टर भी शामिल हैं, मुल्क में नहीं रहने चाहिए। कतर में BBC से बात करते हुए तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन का कहना था कि अगर अमरीका अपनी कुछ अफवाज अफगानिस्तान में छोड़ता है तो ये दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। अफगानिस्तान की सूरत हाल मुसलसल बिगड़ती नजर आ रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।